जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube परिवार गुड टाइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज एसएससी सीएचएसएल की तीसरी क्लास यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसको हम लोग करने वाले हैं। तो आज हमने कौन सा पेपर आपके लिए लिया हुआ है, तो आज हमने लिया हुआ है 18/3/2020 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीएचएसएल में अपनी जॉब देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि क्लास में बहुत मज़ा आएगा। और शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों के पास में और उनको बुला लीजिए ताकि वो सभी बच्चे इसको देख सकें जैसे आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्टरनेट डे पे ये क्लास चलती है तो क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। डेली शाम को 6 बजे क्लास आपके पास पहुंच जाया करेगी और वो आपको नोटिफाई भी कर देगा कि हाँ भैया हम आ चुके हैं, हमको जल्दी से देख लो और अपनी तैयारी को और मजबूत बना लो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, क्योंकि शुरुआत हम वहीं से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्या कह रहा है। तो सवाल ने कहा है, ठीक है, सवाल देखिए आप। सवाल ने कहा है कि P + 1/P = 2 है, तो P इंटू P का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है P + 1/P ये बराबर है 2 के। हमसे सवाल ने पूछा है P इंटू P इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो अब मुझे बताओ आप यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, क्या इसमें हम लोग कुछ ऐसा करें कि इनको मल्टीप्लाई करें, एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनाएं और हम P की वैल्यू वहां से निकालें। तो अगर यही हमको करना है तो फिर बेकार है इस सवाल को लगाना। हम सिंपल सी बात ये करते हैं, मुझे एक बात केवल ये बता दो कि P की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है कि इनको और इनको जोड़ने पर ये 2 आए, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि 2 पद हैं, इनको जोड़ने पर ये 2 तभी आएगा जब कोई एक होगा। कोई क्या होगा, एक होगा। अब कह सकते हो सर एक पद माइनस में ले लो, एक पद प्लस में ले लो, तो भी चीजें और हो सकती हैं, ठीक है। हाँ हो सकती हैं, बट यहाँ पर चूंकि ये नीचे है तो अगर हम P को 1 मानते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/1 और 1/1 1 होता है, तो ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाते हैं 2। और ये बात यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, इसलिए P की वैल्यू 1 को अगर यहाँ पर हम रखें तो 1 1 1 और ये कुल मिला करके कितना आता है, तो 1 आ जाता है। और 1 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी में हमको मिलेगा, इसलिए जो सी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा, पहला प्रश्न ही केवल अच्छा नहीं था, दूसरा प्रश्न जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत गंदा सवाल है, ठीक है। लेकिन उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, जरा ध्यान से आपको समझना है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सवाल ने कहा है विक्रय कर सहित एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 956.34 रुपए है। विक्रय कर की दर यदि 10% है, यदि दुकानदार ने 15% का लाभ उठाया हो, कमाया हो, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। इस बात को हम लोग कैसे देखेंगे ये बात समझाते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता है, हमको सबसे पहले ये पता है कि दुकानदार को 15% का लाभ मिला है। मुझे एक बात ये बता दो कि 15% की जो भिन्न होती है वो 3/20 होती है, ये बात हम जानते हैं। लाभ हमेशा हमको सीपी पर होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सर 20 रुपए की वो चीज थी जिसको हमने 23 रुपए पर बेच दिया, ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, उसने क्या कहा है कि विक्रय कर की जो दर है वो 10% है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु 10 रुपए की वो बेचना चाहता था, लेकिन 10 रुपए की तो वो बेच रहा था, लेकिन क्या है कि उस पर उसको टैक्स भी देना है। तो 1 रुपए का टैक्स देना है तो वो 11 रुपए की मिलेगी हमको। अब ये न मत समझ लेना कि सर ये अगर एसपी है, ये एसपी है प्लस इसमें टैक्स भी मिला हुआ है और ये है अपना एसपी, ठीक है। ये क्या है, अपना एसपी है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इतने रुपए पर वो इसको बेचना चाहता था, टैक्स वाली चीज तो अलग है। सवाल ने जो हमको पैसे दिए हुए हैं 956.34 रुपए, वो टैक्स सहित है। वो क्या है, टैक्स सहित है। हमें टैक्स से क्या लेना देना, वो तो अगर हम किसी से ले रहे हैं तो हमको भी देना पड़ता है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एसपी एसपी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23, यहाँ पर 10, इसको गुणा करा देते हैं 23 से, तो 23 से गुणा इसको भी कराना पड़ेगा, इसको गुणा कराएंगे 10 से, इसको भी 10 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 200 हमारा, ठीक है। और ये हो जाएगा 230
और ये भी हो जाएगा 230, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 3, 5 और 2, 253 हो जाएगा, ठीक है। ये बिक्री कर जो है वो विक्रय कर सहित है। सवाल ने कहा है कि ये कितना है 956.34 रुपए है। तो 253 किसके बराबर है, ये बराबर है 956.34, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसको हम काटते हैं और देखते हैं कितना आएगा। ये चीज़ 11 से कट जाएगी तो हम कह सकते हैं 11 दूना कितना आएगा 22 और 3 11 3 33 23 हो जाएगा। इसको करते हैं 11 अठे कितना हो जाएगा 88, 7 बचेगा यहाँ पर 76 हो जाएगा, ठीक है। 88 7 95, तो कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 76, 11 7 77 होता है, यानी 6 में जाएगा तो 11 6 कितना हो जाएगा 66। कितना बचेगा 10 बचेगा, दशमलव लगा लो 103 हो जाएगा, 11 9 99, 4 बचेगा, 11 चौके 44 ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये किससे कटेगा, तो सिंपल सी बात है 23 है तो 23 से ही कटेगा, ठीक है। 23 है तो 23 से ही कटेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो हमको क्या मिलेगी, वो हमको मिल जाएगी इतना बटा 23, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी, इतना बटा 23। डिवाइड नहीं करते हैं, कहीं बाद में मौका मिलेगा तो कर लेंगे। ये तो आगे 1 यूनिट की वैल्यू। सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने कहा है कि उसका लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य कितना है भैया, देखो ये 200 ही तो है। लागत मूल्य कितना है 200 है, तो इस 200 की वैल्यू हमें बतानी है। 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 गुणे 8 6.94 और बटे में कितना हो जाएगा 23, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 23 एकम 23 हो जाएगा और 23 चौके कितना होता है 92, नहीं जा पाएगा। तो 23 तिया कितना हो जाएगा 69, 23 तिया कितना हो जाएगा 69। 86 से अगर 69 को हम घटा देते हैं, ठीक है, 69 और एक 70 और 16, 70 और 16 कितना होता है 86, 70 और 16 86, यानी यहाँ पर कितना बचेगा 17 और ये क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 179, यानी 180 के आसपास लगभग हमारे पास है। और यहाँ पर हमारे पास कितना है 23 है, तो ठीक है। तो 20 छक्का 120 और 20 सत्ते 140, साथ में हम लगभग जा करके देख लेते हैं। तो 23 सत्ते कितना हमारे पास हो जाएगा 7 तारीख 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर, 17 में से 16 जाएगा 1, 18 बचेगा और ये 84, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 23 को 8 से गुणा करा के देख लेते हैं। 8 तारीख 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, यानी ये 7 में जाएगा फिर 8 में जाएगा, पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब इस ये 3.78 आ गया, इसको अगर हम 2 जीरो से गुणा कराएंगे दशमलव खत्म हो जाएगा। और 378 को अगर हम 2 से गुणा कराते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 और 37 दूना 74, ठीक है। 37 दूना कितना होता है 74 और एक कितना हो जाएगा 75, तो ये कितना हो जाएगा 756। तो हम कह सकते हैं कि 756 रुपये हमारा क्या था, लागत मूल्य था 756 रुपये। ऑप्शन की बात करें तो ए में हमको मिल जाएगा, ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको समझना है। अच्छा, समझना ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये चीज़ हमको बड़े ध्यान से समझनी होती है, ठीक है। कि यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं कि ये एसपी नहीं है, इसको एसपी मानते हैं, जबकि ये भी एसपी है और ये एसपी तो है बट इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। ये बात सवाल ने हमसे कही थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा गंदा था, ठीक है, थोड़ा सा गंदा था। अब सारे सवाल तो उतने प्यारे नहीं होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी गंदी होती हैं, लेकिन आपको क्या है उसको समझना पड़ेगा और आप समझते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अच्छा है। सवाल ने कहा है कि P Q से 3 गुना ज़्यादा तेजी से कार्य कर सकता है। P और Q की अगर हम बात करते हैं, हम P की बात कर लेते हैं और Q की बात कर लेते हैं। जो P है वो Q की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तेजी से कार्य करता है। कोई बात नहीं है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। P और Q एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों की क्षमता की, तो Q की क्षमता 1 है तो P की क्षमता कितनी होगी 3 होगी। क्यों, क्योंकि सवाल ने कहा है कि P 3 गुना ज़्यादा तेजी से कार्य करता है। हम जानते हैं जब हमको एफिशिएंसी पता हो, इनका जब हम एलसीएम लेंगे 3, तो 3 एकम 3 और 1 तिया 3, यानी कि ये क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा उनका टाइम। ये क्या निकल करके आएगा उनका टाइम कि कितने दिन में वो काम को कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, Q एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। Q कितने दिन में पूरा कर सकता है 24, मेरे हिसाब से 3, लेकिन सवाल ने क्या कहा 24।
तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, एक किसके बराबर है, तो एक बराबर हो जाएगा 8 के। एक किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही यूनिट तो है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने हमसे ये पूछा है कि P और Q जब एक साथ में उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो P और Q इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, 4। भाई 3 इसकी क्षमता, 1 इसकी क्षमता, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4 क्षमता निकल करके आएगी। ठीक है, काम कितना है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल करके आई थी, 8। 3 यूनिट काम है, तो अगर इसको 8 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 काम है। 24 काम को अगर हम लोग 4 काम पर डे करते हैं तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर जी 6 दिन में खत्म हो जाएगा। और 6 दिन इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो है वो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 4। नंबर 4 क्या कह रहा है, तो 4 नंबर के सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति 6 मिनट में 700 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छा एक बात हो, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे CHSL में पूछे गए हैं कि लग ही नहीं रहा है कि CHSL का कोई लेवल भी है। ठीक है, ऐसे सवाल है, 1-2 सवाल केवल ऐसे मिलते हैं पूरे पेपर में कि जो लगते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है इसमें। बाकी सारे पेपर इतने आसान है, इतने आसान है कि मैं क्या बता दूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो सवाल ने क्या कहा, 6 मिनट में 700 मीटर की दूरी को कवर करता है। अच्छी बात है, हमको क्या पता करना है, हमको पता ये करना है कि उसकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो देखो हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल को पता कर ले। तो चाल बराबर क्या होता है मुझे बता दो, स्पीड जिसको हम लोग कहते हैं, स्पीड चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 700 मीटर की है, समय कितना है 6 मिनट का। 6 को 60 से अगर हम गुणा करा देते हैं, 6 को अगर हम 60 से गुणा करा देते हैं तो ये सेकंड बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 36 और ऊपर कितना है 70 है, तो 70 बटे और 36, इसको अगर हम गुणा करा देते हैं 18 बटे 5 से, तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 में कितना आएगा, 5 14 में 70। ठीक है, और 2 से अगर इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो ये हमको डी में देखने को मिलेगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आसान सवाल है ये बेहद आसान सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 5। तो नंबर 5 कह रहा है कि यदि 4 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से वर्तमान मिश्र धन 87,750 रुपए है, तो मूलधन कितना था। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये कंफ्यूजन होती है कि सर जब ऐसा वो हमसे पूछेगा तो हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो इस सवाल में ना तो उसने साधारण ब्याज की बात करी है और ना उसने चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी है। तो ये ध्यान रहे, जब वो कोई भी बात नहीं करेगा तो वो साधारण ब्याज होगा। ठीक है, कौन सा ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें मिश्रधन तो पता, मूलधन तो पता नहीं है कितना है। हम मान लेते हैं कि जो मूलधन है, जो पी है वो 100 रुपए है। पी कितना है हमारे पास, 100 रुपए है। उस समय जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हम सभी जानते हैं RT के बराबर होता है। ठीक है, R रेट और टाइम के बराबर होता है। अच्छा हमको यहाँ पर रेट दिया गया है 8%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष का। तो 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 32। ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो हमारा जो अमाउंट होगा, ठीक है, हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 132। भाई 100 रुपए हमारा, 32 रुपए ब्याज, 132 हो जाएगा। और ये 132 किसके बराबर है, तो ये बराबर है 87,750 के। 87,750 के ये बराबर है। इनको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, काट पीट लेते हैं। कैसे काटेंगे, देखो ये तो 11 से कट जाएगा ना, 11 एक कम 11 हो जाएगा। ठीक है, और 2 बचेगा, 11 दूना 22 और 11 से इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 अठे 88 तो जाएगा नहीं, 11 सते 77। कितना बचेगा, 10, 107 हो जाएगा। फिर 11 नवा 99, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, कितना 11 से तो नहीं कट रहा लगभग,
11 से ये नहीं कट रहा है तो हम इसको किसी दूसरी चीज़ से काट लेते हैं, ठीक है। कटेगा ऐसा नहीं है, बट चीज़ें क्या होंगी, डेसिमल में आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसको हम डेसिमल ना बनाएं, ठीक है। अभी डेसिमल इसको हम नहीं बनाते हैं, तो हम किसी और चीज़ से काट लेते हैं। सबसे पहले इसको हम 4 से नहीं 2 से काटते हैं। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 और 2 छक्के हो जाएगा 12, ठीक है। फिर इसको काटते हैं ताकि थोड़ा सा ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाए। इसको 2 से काटो तो 2 चौके 8, ठीक है। 2 तियां 6, 1 2 और 2 अट्ठे 16, 1 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं 3 से काट देते हैं, क्या 3 से ही कटेगा। तो चलो अब 11 से काट देते हैं, दशमलव बन जाएगा। वैसे पहले भी काट लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो 11 छाक कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये 4 में तो जाएगा नहीं, 11 तियां कितना हो जाएगा 33, 10 फिर बचेगा यहाँ पर, है कि नहीं। 33 10 43 10 108 हो जाएगा। तो 11 9 99, 9 बचेगा 97 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 9 99 तो जाएगा नहीं, 11 8 88। अब 88 में कितना जोड़ेंगे 97 हो जाएगा तो 9, तो फिर कितना आ जाएगा 95 हो जाएगा। फिर 11 8 88, फिर कितना हो जाएगा 7, 88 7 95 होता है, 7 70 हो जाएगा, ठीक है। 11 छा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अच्छा, हम अपने ऑप्शन को देख सकते हैं कि दशमलव के बाद में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। 70 था, 11 छाक 66, 4 बचा 40 हो जाएगा। 11 तियां कितना हो जाएगा 33। तो हम 1 से क्या करते हैं, इनको फिर से गुणा करा देते हैं। 1 से क्या करते हैं, इनको हम मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 से इनको क्या करेंगे, फिर से हम भाग करेंगे। तो 6 से भाग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 छाक 36, 3 बचेगा ना, 6 छाक 36 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 38, फिर 6 छाक 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा 2, यहाँ पर 28 हो जाएगा। 6 चौके 24, डेसिमल लगा लो, 24 4 यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 सते 42, फिर 4 43 हो जाएगा। 6 सते कितना हो जाएगा 42, 6 सते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। फिर आगे हम जा सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो सोचो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 6 6 4 7 7, 6 6 4 7 7। ये क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6 6 4 7 7। कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हो सर ऑप्शन बी में तो चीजें दशमलव में अभी भी आ रही हैं। वो दशमलव में इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये चीजें कटी नहीं थी। हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन देखा कि हाँ यही चीज लगभग आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जहां पर काटने पीटने वाली चीज है वहां पर आपको काटना पीटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, बेहद आसान सवाल, ठीक है। एवरेज का सवाल है। नंबर 6 सवाल ने क्या कहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो 27 है, किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, औसत 27 है, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। देखो 4 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 27 है, क्लियर है। अच्छा, एक संख्या यहाँ पर और आ जाती है और इसकी वजह से जो एवरेज है वो कितना हो जाता है 28 हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो संख्या आई है वो 28 तो कम से कम होगी, क्योंकि एवरेज 28 हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि ये सवाल बहुत हार्ड है, लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा है। हम कैसे करने वाले हैं, देखो जैसे एक संख्या आई, उसकी वजह से जो एवरेज है वो सबका 28 हो गया। पहले 4 लोगों के पास 27 था, अगर 28 हो गया मतलब क्या हुआ कि इन चारों लोगों को 1-1 रुपये मिला होगा। बोलो मिला होगा ना। तो वो किसने दिया होगा, जो नया वाला आया उसने दिया होगा, और नए वाले का भी तो एवरेज 28 है, मतलब इसने भी अपने पास 28 बचाने के बाद में जितना एक्स्ट्रा रहा होगा उतना दे दिया होगा। तो 28 इसके पास बच गया, दिया कितना 4 रुपए दे दिया उन चारों लोगों को, उन्होंने 1-1 बांट लिया, 28 उनके पास हो गया। तो ये खुद में कितना था, तो ये 32 लेकर के आया था अपने साथ में, और 28 खुद बचा लिया, 4 दे दिया। तो सवाल ने यही पूछा है कि वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर ऐसा हो जाएगा, तो वो 32 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, हमारा सही होगा। बात समझ गए, शानदार। और अगला सवाल नंबर 7 आप देखोगे, और इसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो नया बच्चा होगा, ठीक है, जो नया बच्चा होगा वो यदि ऐसे सवाल को देखेगा तो उसको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान सवाल है, मैं सोच नहीं सकता कि मतलब ऐसा गंदा लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल और इतना आसान हो सकता है। तो आप एक बार देखिए, सवाल ने कहा है किसी संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का जो योग है वो 100 है, ठीक है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है, हम मेल और फीमेल नाम करके ले लेते हैं, ये मेल मान लो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फीमेल है। सवाल ने कहा यदि पुरुष छात्रों की जो संख्या है वो x है, हमने x मान लिया। उसके बाद में सवाल ने क्या कहा है
तो महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। अच्छा, कुल कितने छात्र हैं? तो हम कह सकते हैं 100। मुझे बता दो 100 का x% क्या होगा? तो भैया 100 एक ऐसी संख्या है कि उसका अगर 10% निकालोगे तो 10 आएगा, 3% निकालोगे तो 3 आएगा, 4% निकालोगे तो 4 आएगा, तो उसका अगर x% निकालोगे तो x ही आएगा। और महिलाओं की संख्या कितनी है? जो पूरी संख्या है भाई, निकाल के मैं बता दूं, 100 का अगर हम x% निकालें तो 100 गुणे x बटे 100, ठीक है, ये चीजें कट जाएंगी तो कितना हो जाएगा? x, ये भी हो जाएगा। अब ये मत कहना सर ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये दोनों चीजें आपस में बराबर है कि नहीं है? अच्छा, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 2x आएगा। और ये 2x किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो दोनों क्या है? 50-50 में बढ़ जाएंगे। सवाल ने पूछा था पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 50 है। ऑप्शन की बात करें तो ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चीजें आसान थी, बस आपको लग रही थी। कितना छोटा सा सवाल ही खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान। 8 नंबर, दो व्यक्तियों पी और क्यू की आय 5:6 के अनुपात में है। अगर हम बात करते हैं इनके इनकम की, ठीक है, इनकम की अगर हम बात करें तो उसका जो अनुपात है वो 5:6 हमको दिया गया है, ठीक है। सवाल ने कहा यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 200 रुपए बचाता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। ये इनकम है, ठीक है। और उनका यहाँ पर व्यय हमको देखने को मिलता है, यानी खर्च देखने को मिलता है। खर्च कितना है? 3 और 4 के अनुपात में। एक बहुत अच्छी बात यह है, इनके बीच का गैप देखो, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। इनके बीच का गैप सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक ही जैसा पैसा बचा रहे हैं, बराबर बराबर पैसा बचा रहे हैं। और सवाल ने कहा भी है कि हर व्यक्ति 200 रुपये बचाता है। मुझे एक बात बता दो, ये कमाई है, कमाई में से अगर हम जो खर्चा है उसको घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? बचत मिलेगा। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए बचत 2 रुपये, सवाल के हिसाब से 200 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सवाल ने हमसे पूछा क्या है कि क्यू की आय कितनी है, क्यू कितना रुपया कमाता है? 6 रुपये कमाता है। इसको अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगर ऑप्शन की, तो 600 रुपये हमें ऑप्शन सी में मिलेगा और सी वाला इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्रश्न हमारे हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। अच्छा सवाल है। सवाल ने कहा है 9 नंबर में कि 600 रुपये के 1 दर्जन जोड़े दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात कीजिए कि 270 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। यानी 600 रुपये में 1 दर्जन जोड़े, मतलब जोड़े में ही मिलते हैं दस्ताने, एक हाथ का तो मिलेगा नहीं, दोनों हाथों का मिलेगा, ठीक है। 10% की छूट पर उपलब्ध है, तो 1 दर्जन का मतलब कितना है? 12 पीस। तो हमें देख सकते हैं कि जो 12 पीस की कीमत है वो है कितनी? तो 10% की छूट पर मिल रहे हैं, यानी कि जो 600 रुपया है इसके 90% पर हमको ये सारी चीजें मिल रही है। कितने दस्ताने? 12, ठीक है। 2 जीरो काटो, 9 छाक कितना हो जाएगा? 54, यानी 540। 540 रुपये में 12 दस्ताने मिल रहे हैं। तो एक दस्ताने की जो कीमत है वो कितनी है उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12। 12 चौके कितना हो जाएगा? 48। 6 बचेगा 60, 12 पंचे 60। तो एक दस्ताना कितने रुपए में मिलेगा? 45 रुपए में मिलेगा। सवाल ने पूछा 270 रुपए में कितने दस्ताने हमको मिलेंगे। तो देखो हम कह सकते हैं इसको 270 बना लो। ये 270 कैसे बनेगा? इसको 6 से गुणा कराना पड़ेगा। 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 3 27। तो इसको क्या करेंगे? 6 से गुणा करा लोगे 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 दस्ताने कितने में मिलेंगे? 270 रुपये मिलेंगे। तो ये जो 6 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा? तो सी में। सी वाला जो सवाल है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर सी सवाल का जो है आंसर वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। x ज्ञात कीजिए। x का मान हमको निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है। अभी भी लोग x के पीछे पड़े हुए हैं। तो सवाल ने क्या कहा है? 400 की 30% प्लस 70 का x%, ठीक है। सवाल ने क्या कहा कि 400 का 30%, तो सीधे 30/100 लिख लेते हैं, प्लस 70 का x%, तो ये 70 ले लो और इसका x%। क्लियर है?
ये किसके बराबर है? 536 के 25% के, 536 के 25% के बराबर है, तो 25/100 लिख सकते हैं। क्या बातें ठीक है? समझ में बातें आ रही हैं? बहुत अच्छे। अब हम क्या करने वाले हैं तो देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 30 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पर? 120 प्लस, और ये हो जाएगा 7x/10 बराबर 7x/10 बराबर 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 से इसको हटा देते हैं। 4 12 में 48, 4 12 में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। नहीं, 13 चौके 52 भी होता है, तो कितना बचेगा? 52 एक बचेगा, और 4 चौके 16, कितना आएगा यहाँ पर? 134 आएगा। इस 120 को उधर लेकर के जाओ तो 7x/10 कितना हो जाएगा? 134 में से 120 निकलेगा तो क्या 14 बचेगा? 7 एक कम 7 दूनी, और 10 से 2 का गुणा करा दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20, और ये इसका बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो ये हमको ए में मिल जाएगा, और ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे और एक और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 11 ने कहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, यदि आयत की परिधि और उसकी लंबाई का अनुपात 6:1 है और आयत का क्षेत्रफल 288 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। देखो 6 और 1 क्या दिया गया है? जो 6 है वो परिधि है किसकी? आयत की। ठीक है, आयत समझ लेना, और यहाँ पर हमें दिया गया है लंबाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? गुड। अब क्या है? परिधि 6 है और जो लंबाई है वो 1 है। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं परिधि को लिख क्या सकता हूँ? 2 गुणे l+b लिख सकता हूँ, और लंबाई को मैं लिख सकता हूँ 1, और ये दिया गया है 6/1 के बराबर। ऐसा ही तो दिया गया है। 2 से अगर इसको काट दें तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो हम कह सकते हैं कि l+b और बटे में l ये किसके बराबर है? 3/1 के। अब चाहो तो आप इनको ऐसे गुणा करा के भी काम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा सोच भी सकते हैं। कैसे सोचेंगे? देखो हमने क्या देखा, जो l है वो तो 1 है, जो लंबाई है वो तो 1 है, तो और लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है? 3 है, तो जो चौड़ाई b है वो कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ से हम सीधे चीज़ों को निकाल सकते हैं कि जो लंबाई है वो 1 है, तो जो चौड़ाई है वो 2 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो हम ये कह सकते हैं सर, इनके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इनका जो एरिया निकलेगा क्षेत्रफल वो होता है l × b, तो ये हो जाएगा 1 × 2 यूनिट स्क्वायर, यानी 2 यूनिट स्क्वायर। कहोगे सर जी स्क्वायर क्यों? स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। और ये जो 2 यूनिट स्क्वायर है यही 288 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 144 के। 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं सर ये 12 के बराबर होगा। और 1 अगर 12 के बराबर है तो बोलो लंबाई कितनी है? तो लंबाई भी तो 1 ही है, तो l किसके बराबर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो ये बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल जब आप देखोगे नंबर 12, ठीक है, तो 12 में आपको और भी बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा, और देखते हैं कि आप इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो 12 नंबर का सवाल कह रहा है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n कोई संख्या है जिसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ध्यान से समझना, शेषफल कितना आता है? 2 आता है। विकल्पों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 7 से अगर हम विभाजित करें तो शेषफल 0 बचेगा? मुझे एक बात बता दो, जब हमने n को 7 से भाग किया तो शेषफल कितना आया? 2 आया। ये क्या आ गया? ये शेषफल है, मतलब 2 बच गया। मुझे एक बात बताओ, 7 से इसी 2 को तो हमें भाग करना है, तो इस 2 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें ताकि शेषफल ना बचे? तो पहली संख्या तो हो जाती है 5। इस 2 में 5 जोड़ने का मतलब है इस n में 5 जोड़ दो। भाई n को जब 5 से भाग कर रहे थे तो 2 बच रहा था, अगर हम 5 और जोड़ देंगे तो जो 2 बच रहा था वो और 5 ये मिला करके 7 बन जाएंगे, और 7 7 से कट जाएगा। पहली कंडीशन तो हो गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि 5 मत जोड़ो, यहाँ पर 12 जोड़ दो। ठीक है,
तो 12 ये जोड़ दिया और जो 2 बच रहा था वो मिला करके 14 हो जाएगा। हम केवल सवाल ने कहा है कि विकल्पों में कौन सी संख्या है, तो पहली कंडीशन पे हमको n+5 ही दिख रहा है कि n+5 एक संख्या ऐसी है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, अगर पहली कंडीशन को ये माने तो। ठीक है, मतलब कि अगर n को 7 से भाग करते हैं तो 2 शेषफल बचेगा। ऐसी कंडीशन पे अगर ऑप्शन की बात करें तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो डी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही सब जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। तो 13वें सवाल ने कहा है कि 1+3 और +5 +7 प्लस डॉट 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 प्लस का 2n-1, ये ऐसे हमको दिया गया। सवाल ने कहा है इसका मान क्या है, मतलब इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, ये देखो क्या है, ये n पदों तक है, ये nवां पद है, ये विषम पदों को लिखा गया है, उसका ये nवां पद है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर n है। अब इनका हमको सम चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, जब पहला पद और आखिरी पद हमें पता होता है तो इसका रूल होता है n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ पर l क्या होता है, लास्ट वाला टर्म होता है, और n का मतलब क्या होता है, कुल कितने पद हैं, तो यहाँ पर n पद हैं। कुल कितने पद होने का मतलब ये होता है कि जैसे 7 तक है तो 7 तक कितने पद हो जाएंगे, 4। वैसे ये n पद है। अच्छा, 7 तक कैसे 4 पद बनेंगे, देखो इसको हम 4 पद मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 × 4 - 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 है ये 4 पद हैं, तो जो n है वो n पद है। क्लियर है, तो n पद हैं तो कोई बात नहीं, n/2। a कितना है, पहला पद 1 है। ठीक है, लास्ट वाला पद कितना है, 2n-1 है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो n × n आएगा। कितना आएगा, n × n आएगा। ऑप्शन की बात करें तो भैया सी में हमको n × n देखने को मिल रहा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ तो जरूर रही होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 ने कहा है कि 25%, 15% और 10% का छूट श्रृंखला के आधार पर एकल छूट क्या है। मतलब 3 अलग अलग छूट, तो इससे बेहतर होगा एक ही ऐसी छूट बता दो जो इन तीनों के बराबर हो। तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या कहा, 25%। ठीक है, 25% का मतलब होता है कि 4 से चीजें कितनी हो जाती हैं, 3। ठीक है, 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट है। फिर उसने कहा है 15%। 15% की अगर हम बात करें तो 15% का मतलब होता है कि 20 रुपए की चीज 17 पे हमको मिले। ठीक है, फ्रैक्शन है, चीजों को समझना। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो जानते हैं। अगर नहीं इतना समझते हैं तो जो एसएससी जीडी की क्लास मेरी चल रही है उस पर आप जाकर के परसेंटेज वाली क्लास को देखिएगा, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये मत सोचना कि आप तैयारी सीएचएसएल की कर रहे हो तो फिर जीडी की क्लास आप क्यों देखो। मैथ होती है, कहीं से भी सीखने को मिले आप वहां से सीख सकते हो। अगर आपको ये भी चीजें नहीं आती हैं तो आप उसको एक बार जा करके देख लो। ठीक, आधे घंटे की क्लास है, एक दिन में 4-5 क्लासें आप देख लोगे, आपका वो कवर हो जाएगा चैप्टर, और आपको ये बेसिक चीजें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में उसने क्या कहा, 10% की एक और वो छूट देता है। तो 10% का मतलब होता है 10 की जो चीज़ है वो 9 पे मिलेगी। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 20 दहम्मा 200, 200 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, इनको देख लेते हैं। 17 के यहाँ कितना होगा, 51, और 51 को 9 से गुणा करेंगे ना तो 9 × 9 हो जाएगा, और 9 पे से कितना हो जाएगा, 45, ये आ जाएगा। सवाल ने क्या है, छूट क्या है, कैसे पता करें। देखो इसको 100 बना लो। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 8 से भाग, तो इसको भी 8 से भाग कर देंगे, भाग कर दो 8 से। तो 8 से भाग कैसे करेंगे, 8 पंचे 40 होता है ना, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, कितना बचेगा, 5, 59 हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा, 56, फिर बचेगा 3, फिर हो जाएगा 30। बोलो होगा कि नहीं होगा। फिर 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, लगभग आ गया ना बराबर में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सर 100 रुपए की चीज 57.4 रुपए पर वो बेच रहा है। 100 रुपए की चीज जो है उसको किस पर बेच रहा है, लगभग 57.4 पे बेच रहा है। तो छूट कितना दिया होगा, छूट उसने कितना दिया होगा। तो 100 में से अगर हम सीधे सीधे 57 को घटा देते हैं तो बोलो क्या यहाँ पर 43 बचेगा, यानी कि ये जो आंसर आएगा, क्योंकि 57 से थोड़ा ज्यादा है तो क्या 42.6 के आसपास नहीं आएगा, 42.6% के आसपास आएगा। तो यानी इतना ही पैसा उसने क्या किया है, छोड़ा है। और कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, 42.6,
तो ये हमको मिलेगा ऑप्शन सी में, और सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42.6, 42.6। ठीक है, 42.6 इस सवाल का बिल्कुल सही वाला जवाब मिलेगा। तो अगला सवाल देखते हैं, नंबर 15। नंबर 15 कहाँ भाग रहा? तो नंबर 15, ठीक है, सवाल ने कहा है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने उत्पादों को अंकित करता है, यानी जितना भी पैसा उसने लगाया था उसको खरीदने में, उस पर उसने क्या किया, 35% ज्यादा लिखा, और अपने ग्राहक को उसके बिल पर 15% की छूट देता है। उसको कितने प्रतिशत का लाभ मिलता है, ये बात हमको समझना है। सिंपल सी बात, हम ये मान लेते हैं 100 रुपए की चीज वो 135 उस पर चिपकाता है। ठीक है, 35% ज्यादा चिपकाया। अब उसने क्या किया, 15% की छूट उसने दी। तो हमें मानते हैं ये सीपी है और ये एमपी है। हमने ऐसा डायरेक्ट क्यों लिखा, इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि ये डायरेक्ट बेच लेगा और छूट इसी पर देगा वो। ठीक है, कितना वो छूट दे रहा है, 15 की, मतलब हमें कह सकते हैं कि वो 85 पर बेच रहा होगा। कितने पर बेच रहा होगा, 85 पर। तो 85% को हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, 5 17 में और 5 20 में, ऐसे हो जाएगा। तो 17/20 से इसको गुणा कराना है, यहीं पर गुणा करा लेते हैं। कैसे गुणा कराएंगे तो देखना है, देखो 5 से इसको काट दो, 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, यहाँ हम नहीं काटते पीटते हैं, यहाँ हम काट लेते हैं। तो 135 गुणे 17/20, ठीक है, यहाँ काटेंगे और वहां पर हम सीधे लिख देंगे। ठीक है, तो अब काट लेते हैं इसको, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, ये बात समझ में आएगी। कितना बचेगा 3, 5 7 35। ठीक है, 27 आ गया। इनको गुणा कर लो 4 से, फिर क्या करने वाले, भाग। 4 से भागी कर देते हैं सबसे पहले, 4 एकम 4, 4 छक कितना हो जाएगा 24, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 4 सते 28 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 17 से इनको गुणा करा लेते हैं, तो 17 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 85, फिर कितना आएगा 8 आएगा। 17 सत्ते 119 और 8 127, फिर कितना आएगा 12, 17 छक्का 102 और 2 4 और 10 114। 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर लग जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं ना, सिंपल सी बात, इसको मैं हटा दूं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 100 रुपए की चीज़ है वो 114.75 पे बिक रही है, तो यहाँ पर उसका जो लाभ निकल करके आएगा वो क्या 14.75% का होगा कि नहीं होगा। 14.75% का प्रॉफिट हमको मिलेगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो भैया सी में हमको देखने को मिल जाएगा, और सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीजों को, आसान सवाल, एक ही लाइन में हमारा क्या हुआ, लग गया। ठीक है, एक ही लाइन में हमारा जो सवाल है वो लग गया है। बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा तो 30 सेकंड का टाइम आप ले रहे होंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नंबर 16। 16वें सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष पर 7,000 रुपए उधार लेता है, साधारण ब्याज पर। ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने इसे 3 वर्ष के लिए तुरंत 19/3% प्रति वर्ष पर किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे दिया। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ खोजे। कितना चालाक बच्चा है, बिल्कुल आप लोगों के जैसा। ठीक है, क्या करता है, आप खुद तो पढ़ लेते हो लेकिन दूसरों के पास शेयर नहीं करते हो ताकि कोई दूसरा इसको ना पढ़ सके, इसलिए बिल्कुल आपके जैसा चालाक बंदा है। उसने क्या किया, किसी से 5% पर उसने उधार लिया और दे दिया किसी को 19/3% पर। अब वो पूछना ये चाहता है, 3 साल के लिए उसने खुद लिया, 3 साल के लिए उधार भी दिया, ताकि जैसे ही पैसा हमको मिलेगा हम सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे। सवाल ये जानना चाहता है प्रति वर्ष उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो क्या है 19/3। ठीक है, 19/3, 19/3 को क्या लिख सकते हैं 6 और 1/3, 3 6 18 19। ठीक है, इतने प्रतिशत पर हमने दिया और हमने उधार कितने प्रतिशत पर लिया था 5% पर। इसको घटा दो तो 5 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 1 सही 1/3% का हमको पर ईयर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, तो 3 एकम 3 और 1 4/3%। क्या मतलब होता है 4/3%। हर वर्ष 4/3% का हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो कुल कितने साल हैं, 3 साल हैं। तो ये ऐसा ही निकालेंगे हम, कितना ज्यादा ब्याज हमको कितना ज्यादा मिलेगा, तो कट जाएगा। तो 4 रुपए का ब्याज हमको कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 मिलेगा ना, जब जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है 100 होता है। और बात यहाँ पर कितने रुपए की है, 7,000 रुपए की है।
तो जो हमारा 100 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 7000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। तो बात यहाँ पर करते हैं कि जो टोटल ब्याज निकल करके आएगा, इसको अगर हम 70 से गुणा करा दें तो कितना आएगा, 280 रुपए। टोटल ब्याज कितना निकल करके आया, 280 रुपए। 280 रुपए 3 साल में हमको मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये घटाने का मतलब यही है कि कितना ब्याज हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उससे। तो 280 रुपए 3 साल में हमको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अब बात यह है कि 280 रुपए 3 साल में मिलेगा ना, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल का निकालते हैं। तो 3 नवा कितना हो जाएगा, 27, 1 बचेगा, 3 त्रिक का 9 और फिर 1 बचेगा 10, फिर ये 3 3 होता चला जाएगा। 93.33 रुपए का 1 साल में हमको ब्याज मिलेगा, जो ज़्यादा मिलेगा, जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो बी में हमको मिल रहा है और बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो सवाल है, इनको नहीं देना चाहिए था लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया है। तो सवाल नंबर 17 ने क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है जो 3 से विभाज्य है। आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इनको जोड़ो और जो भी इनका योगफल आएगा वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, 2362, 2362। ठीक है, और 735 यही है ना, 2362 और 735 जोड़ लेते हैं तो ये 6 3 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 3 खत्म हो जाएगा, 7 5 12 3 से कट जाएगा, 2 2 4 नहीं कटने वाला इसको। तो ऐसे आप देख लीजिएगा। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 4 5 9 खत्म हो जाएगा, 9 3 12 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 6 13 और 3 16 नहीं कटने वाला। सी वाला देख लेते हैं तो 7 3 10 4 14 5 19 और 9 3 खत्म हो जाएगा, 19 और 2 कितना होता है, 21। जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो सी वाला है वो क्या है, कट रहा है 3 से, उनका जो योगफल है। तो सी वाली जो पूरी संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगी। बहुत अच्छे। अगला सवाल नंबर 18, क्या कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। हम मान लेते हैं हमारे पास जो तीसरी संख्या है वो 100 है, एक संख्या है जो 25% अधिक है मतलब वो 125 है, एक है जो 160% अधिक है तो वो 160 होगी। इनको 5 से हम लोग उड़ा देते हैं, 5 से इसको उड़ा दो 25 आएगा, इसको 5 से उड़ा दो तो 32 आएगा और यही हमारा अनुपात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये नहीं कटने वाला। तो 25 अनुपात 32 की बात करें तो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए। अगला देखते हैं भैया नंबर 19 और इसी के साथ में हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि P एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और Q वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। P कितने दिन में कर सकता है भैया, 10 दिन में। Q कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30 आएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, सवाल ने कहा है कि यदि वे दोनों 3 दिनों तक एक साथ काम करें, बताओ दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 5। अगर 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर देंगे, 15। जो काम शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 15 काम शेष बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। सवाल ने क्या कहा है, तो जो कार्य बचा है वो कितना है, 15 काम बचा कितने में से, 30 में से, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो हम कह सकते हैं 1 बटा 2 भाग अभी भी काम शेष बचा हुआ है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो भैया सी वाला इसका भी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला इसका भी सही हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, बहुत अच्छे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अब, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट वाला सेक्शन दिया होता है यूट्यूब में, कमेंट जरूर करिएगा। अगली क्लास में उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आपको जरूर बताया जाएगा ताकि वो आपसे ना छूटे। क्योंकि अगर वही सवाल आपके एग्जाम में आ गया और आप नहीं कर पाए तो आप बहुत पछताओगे। काश कमेंट में एक बार लिख करके पूछ लिया होता तो शायद आज ये सवाल हमसे हल हो जाता। तो वो काश पेपर में ना हो, इसलिए आज कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, कोई उसमें ना समय आपका खत्म होता है ज़्यादा और ना ही उसके आपको कोई पैसे देने होते हैं। तो आखिरी वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
सवाल ने कहा है एक ट्रेन 30 मिनट में एक दूरी को तय करती है, यदि यह औसत 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यात्रा के समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए ट्रेन को किस चाल से चलाना चाहिए। मतलब समझना, अगर हम बात करें टाइम की तो पहले उसको 30 मिनट का टाइम लगता है और वो चाहता है कि वो 20 मिनट में उसी दूरी को कवर करे। इसको क्या करते हैं हम घंटा बनाते हैं। घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से भाग करेंगे। बात को समझना जरा मेरे, 60 से अगर भाग करेंगे, चूंकि दोनों चीजें अनुपात में है, फिर यही मामला हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये समझ लो अब 30 और 20 ऑटोमेटिक घंटा बन गए और इनको हम काट भी सकते हैं, तो 3:2 आएगा और ये घंटे में है। ये टाइम का अभी भी अनुपात है। हमें पता है अगर दूरी बराबर होती है तो जो स्पीड का मामला होता है वो इनका सीधे उल्टा कर दो हो जाता है। तो स्पीड पहले 2 रही थी, अब स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, तो 3 करनी पड़ेगी, तब जाकर के टाइम 20 मिनट हो पाएगा। पहले स्पीड उसकी कितनी थी, तो 54 थी भैया। तो 2 का मतलब अगर 54 है तो हम कह सकते हैं सर जी 1 का मतलब कितना हो जाएगा 27। 1 का मतलब कितना होगा 27। तो 3 का मतलब कितना होगा, अगर इसको हम 27 से गुणा करा दें तो हम कह सकते हैं सर 81 हो जाएगा। 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उसको हम भगाते हैं तो 20 मिनट में वही दूरी वो चल पाएगी जो पहले 30 मिनट में चलती थी। और ऑप्शन की बात करेंगे अगर हम, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास होती है समाप्त। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने कर लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल मरे हुए थे, जिनको क्वेश्चन कहने में भी शर्म आती है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने आप में थोड़े से हष्ट पुष्ट थे। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो अपने एक मॉडरेट लेवल में थे, न इजी थे न हार्ड थे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे होंगे और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, लेकिन आप ये मान के चलो कि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और कैलकुलेशन आपको अपनी फास्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एसएससी देखो कोई भी एग्जाम हो, अगर क्वेश्चंस को हार्ड बनाना है तो केवल कैलकुलेशन दे देगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हार्ड बन जाता है। अगर कैलकुलेशन वहां पर नहीं होती है तो क्वेश्चन सारे के सारे ईजी होते हैं, क्योंकि लगभग लड़का सब कुछ पढ़ के जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से करिए। ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, अगर आपको लग रहा होगी आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा सभी बच्चों के पास में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।